मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के लिए खासतौर पर सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए अनुमति मिली है। इसके अलावा शिक्षकों के चतुर्थ वेतनमान को बढ़ाने पर भी फैसला लिया गया है। भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट में पहली बार ई कैबिनेट एप्लीकेशन का उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री टैबलेट लेकर बैठक में शामिल हुए, जिससे प्रस्तावों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मोहन सरकार ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं और इस पर मुहर भी लगाई है। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: शिक्षकों के वेतन बढ़ाने को मंजूरी, शिक्षकों के चौथे वेतनमान को मंजूरी, सहारनपुर सिंचाई परियोजना को 600 करोड़, सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना को 115 करोड़, बरेली सिंचाई परियोजना को 386 करोड़, 200 संदीपनी स्कूलों के लिए हर स्कूल के लिए 18 करोड़ का बजट, उज्जैन और ग्वालियर में वाहन मेले को 50% की रियायत। कैबिनेट में सोलर नीति को मंजूरी दी गई। एमपी स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ मंत्री परिषद के एक समूह का भी गठन किया जाएगा। आबकारी नीति मध्य प्रदेश में सरकार लाना चाहती है। इसके लिए मंत्रियों की समीक्षा और उसमें होने वाले फैसलों को लेकर एक कमेटी बनाने का। मध्य प्रदेश में गौमांस को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। वहीं भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा देखने को मिला। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म हो गया। नगर निगम की परिषद बैठक में कांग्रेस पार्षद दल ऐसा बैनर लेकर पहुंचा जिसने पूरे सदन का ध्यान खींच लिया। बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे निगम परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस पार्षद सदन में बैनर लेकर पहुंचे। बैनर पर लिखा था, गौ माता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसके बाद कांग्रेस के सभी पार्षद अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए महापौर मालती राय से इस्तीफे की मांग करने लगे। विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षदों ने सीधे तौर पर मालती राय से स्थिति साफ करने की मांग की। पार्षदों का कहना था कि गोवंश संरक्षण को लेकर नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब महापौर को सदन में देना चाहिए। हालांकि नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया था कि जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में लावारिस मिठाई खाने से एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। प्रशासनिक अमला अभी तक लावारिस मिठाई किसने रखा उसकी जानकारी लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा में लावारिस मिठाई ने एक और जिंदगी छीन ली है। मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज करा रहे 75 साल के बुजुर्ग सुंदरलाल कचोरिया की भी मौत हो गई। बता दें कि पीएचई कार्यालय के पास लावारिस पड़ी मिठाई खाने से चौकीदार दमरू यदुवंशी की मौत हो गई थी। दसरू और एक विक्रेता के परिवार ने अज्ञात थैली में रखी मिठाई को प्रसाद समझकर खा लिया। मिठाई खाते ही सभी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दसरू की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोग फूड पॉइजनिंग से पीड़ित है। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इस रहस्यमय थैले को किसने रखा है, लावारिस छोड़ा है, इसकी जांच तेज कर दी गई है। कहीं न कहीं पुलिस के लिए ये चुनौती साबित हो रही है। हॉस्टल में छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए उनकी सुरक्षा और भोजन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खंडवा से आई ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, जहां कीड़ेदार भोजन खाने के बाद छात्राएं बीमार हो गई। मामला खंडवा शहर के मोघट थाना क्षेत्र का है, जहां एमएलबी स्कूल के पीछे स्थित उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में गंभीर लापरवाही सामने आई है। छात्रावास में परोसे गए भोजन में गोप यानी इल्ली जैसे कई पैरों वाला कीड़ा निकला। इसी भोजन को खाने के बाद 5 से 6 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां और घबराहट की शिकायत पर उन्हें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि छात्राओं को अक्सर सड़ा गला और कीड़े मिला भोजन दिया जाता है। सोमवार को 5 छात्राओं की थालियों में करीब 3 इंच लंबी इल्लियां निकली। इस पूरी घटना से नाराज सभी छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंच गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे बाद अपर कलेक्टर KR बड़ोले ने छात्राओं की समस्याएं सुनी। अब सवाल उठता है कि यह जांच समिति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है। वास्तविक ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जिनकी लापरवाही से इन छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चाइनीज मांझे के उपयोग को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त अभियान छेड़ दिया है। चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को देखते हुए शाजापुर पुलिस ने शहर की पतंग दुकानों पर सख्ती से जांच अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस टीम दुकानों में रखी पतंग डोर की गहनता से जांच कर रही है और प्रतिबंधित चाइना डोर मिलने पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। सिर्फ दुकानों पर ही नहीं बल्कि छतों से भी पतंग उड़ाने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस बायनोकुलर्स और ड्रोन कैमरों के जरिए पतंगबाजी पर नजर बनाए हुए है। वहीं लाउडस्पीकर के माध्यम से शहरवासियों को बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि चाइना डोर का उपयोग कानूनन अपराध है। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए चाइना डोर के उपयोग, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाहजहांपुर पुलिस की यह सख्ती सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि आम नागरिकों की जान बचाने की कोशिश भी है। इसलिए नागरिकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो त्योहारों की खुशी तो मनाएं, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और कानून का भी पालन करें। 21वीं सदी और विकास के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आई तस्वीर सरकार और प्रशासन की पोल खोल रही है। ये तस्वीरें मुरैना जिले के जौरा जनपद के बसवटा गांव की है, जहां ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आसन नदी पार करनी पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि ये नदी पार करने के लिए यहाँ पुल नहीं है और न ही कोई सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग। ग्रामीण रस्सी के सहारे तेज बहती नदी को पार करने को मजबूर हैं और हर कदम पर जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार, इलाज और जरूरी कामों के लिए उन्हें इसी जानलेवा रास्ते से गुजरना पड़ता है। बरसों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले। 21वीं सदी में ग्रामीणों का इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करना प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षित आवागमन व्यवस्था की मांग की है। अब देखना होगा कि ये खबरें सिर्फ खबरें बनकर रह जाती हैं या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है। इंदौर में हुए कांड के बाद अब पूरे प्रदेश में जन सुनवाई के साथ साथ जल सुनवाई भी की जा रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जबलपुर नगर निगम के भी 79 वार्ड्स में आज से जल सुनवाई शुरू की गई है। जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 79 वार्डों में आज से जल सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। वार्ड स्तर पर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय पार्षद मौजूद रहकर लोगों की पानी से जुड़ी समस्याएं सीधे सुन रहे हैं। शिकायत दर्ज होते ही उनके त्वरित समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जल सुनवाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या लोगों के घरों में आ रहे गंदे पानी की सामने आई है। कई वार्डों के लोगों ने बताया कि नलों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जल सुनवाई का उद्देश्य सिर्फ शिकायत लेना नहीं, बल्कि 24 घंटे के भीतर उसका समाधान सुनिश्चित करना है। जो लोग अपनी घरों में आ रहे गंदे पानी या सीवर के पानी की वजह से परेशान हैं, उनकी समस्या को 24 घंटे के अंदर निराकरण किया जाए और इसका असर अब आने वाले कुछ दिनों में देखने को भी मिलेगा। सरकारी दस्तावेज में नाम होना व्यक्ति की जिंदा होने की बड़ी पहचान होती है, लेकिन छतरपुर में कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के जिंदा होने के बाद भी उसको सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया। यह कहानी है छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के इमलाहा गांव की गीता रेकवार की। गीता गर्भवती है, घर में आने वाले नए मेहमान की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गीता का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। आधार की वेबसाइट पर गीता रेकवार को मृत घोषित कर दिया गया है और उनका आधार कार्ड सस्पेंड हो चुका है। मामला तब सामने आया जब गीता अपने पति मंगलदीन रेकवार के साथ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन करवाने के लिए आवेदन देने गई थी। परिवार जब आधार सेंटर पहुंचा तो वहां बताया गया कि गीता रेकवार का नाम मृत्यु दर्ज कॉलम में दर्ज नहीं है। आधार कार्ड सस्पेंड होने की वजह से ना तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, ना इलाज और ना ही कोई सुविधा मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब इसकी सुध लेता है, कब इस महिला को, जो जिंदा महिला है, उसको कागजों में जिंदा दोबारा करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पेट्रोल और डीजल का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही राज्यों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अंतर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर महज 10 किलोमीटर की दूरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10-13 रुपए का अंतर है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 95 रुपए बिकता है। इसी का अंतर का फायदा उठाकर सीमावर्ती इलाके में अवैध व्यापार लगातार चल रहा है। स्थानीय लोग और व्यापारी छोटी छोटी गुमटियों में पानी की बोतलों में, गैलनों में और टैंकरों में पेट्रोल डीजल भरकर
मध्य प्रदेश में बेचते हैं। यह व्यापार न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जान के लिए खतरा भी पैदा करता है। सीमावर्ती मध्य प्रदेश और पेट्रोल पंप संचालक भी अवैध व्यापार के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का ये अवैध धंधा केवल नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि यह राजस्व की भी बहुत बड़ी मार है सरकार की, और साथ में खतरा भी बहुत बड़ा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर सचेत होता है कि नहीं, इस पर कोई कार्यवाही करता है या नहीं। खेलों का महाकुंभ खेलो एमपी यूथ गेम्स का आज आगाज होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और मेरे पीछे आप देखिए इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं बड़ा तालाब में हूं और ये तालाब के बीचों बीच देखिए फ्लोटिंग स्टेज बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज शाम को देखने को मिलेगा जब यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और खेलो एमपी यूथ गेम्स कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। और मध्य प्रदेश की जय हम सब की विजय, इसी थीम पर जो है इस पूरे महोत्सव को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए खेलो एमपी यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए है, ताकि जो उभरते खिलाड़ी हैं वो अपने कौशल को दिखा सके। और इसी उद्देश्य के साथ जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले विकासखंड, फिर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर जो है ये पूरा खेल प्रतियोगिता होने वाला है। 28 प्रकार के खेल जो हैं इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।